हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैफे आईएएस। एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में, यानी कि डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स हैं वर्ल्ड के। तो हम स्टार्ट करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वेदर क्लाइमेट में क्या क्या चेंज होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, वो धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द इक्वेटोरियल क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो इसको हम हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट से भी रिफर करते हैं। ठीक है, ये हाईवर्ड टॉपिक्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स। तो पहले जैसे आप सबको पता ही होगा इक्वेटर क्या होता है। देखिए, अर्थ है हमारी 23.5 डिग्री पे टिल्ट है अपने एक्सिस पे। तो यहाँ पे जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यहाँ पे अगर हम अर्थ को एक स्फीयर शेप में माने, एक्चुअली अर्थ का शेप जो होता है वो स्फीयर नहीं जियोइड होता है, लेकिन अगर फॉर द कन्वीनियंस हम अगर समझने के लिए इसको स्फीयर शेप में माने तो इसको जो एक सर्कल डिवाइड करता है बीच में से, अगर हम एक इमेजिनरी सर्कल माने तो ये जो सर्कल होता है इसको कहते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कल अराउंड द अर्थ, और जो इक्वेटर डिवाइड करता है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, जो ऊपर वाला पार्ट है इक्वेटर से, जो ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को हम कह देते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये 0 डिग्री यहाँ पे जो इक्वेटर वाली लाइन है इसको हम कह देते हैं, जो सर्कल है इमेजिनरी सर्कल, उसको हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो ये बेसिक्स है इक्वेटर के बारे में। अगर ओवरऑल हम पूरी अर्थ के बारे में एक बार समझें तो इक्वेटर जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड है और ये 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है नॉर्थ एंड साउथ में रेस्पेक्टिवली। इनको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ से यहाँ तक ये 23.5 से ऊपर के 23.5 नॉर्थ तक, ये इसको कहते हैं ओवरऑल टॉरिड जोन, जो थोड़ा हॉट रहता है। इसके बाद आता है थोड़े से ठंडे रीजन्स आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे। यहाँ देखिए, तो ये थोड़े ठंडे रहते हैं क्योंकि जो सन की रेज हैं यहाँ पे स्लांटिंग रेज होती हैं। यहाँ पे इसके बाद के रीजन्स पे कभी डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती हैं, सन इंसोलेशन डायरेक्ट नहीं होता है। और यहाँ पे साउथ पोल्स पे और नॉर्थ पोल्स पे जो फ्रिजिड जोन होता है जो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, यानी 66.5 से ऊपर तक, यानी 90 डिग्री पे आपका नॉर्थ पोल है और यहाँ 90 डिग्री साउथ पे आपका साउथ पोल है। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं। टॉरिड जोन है आपका, टेम्परेट जोन है, उसके बाद फ्रिजिड जोन है, और इक्वेटर हमने अच्छे से समझ ही लिया है। सो नाउ लेट्स मूव टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटर। जैसे हमने कहा, इसको हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, पहले हम बात करें इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है। इक्वेटोरियल रीजन की हम बात करें तो जो हमने इक्वेटर वाली लाइन देखी थी, यहाँ पे लाइन थी वो इक्वेटर वाली लाइन, उसके 10 डिग्री तक जनरली और नॉर्थ तक और 10 डिग्री साउथ तक जनरली माना जाता है ये इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, यहाँ पे इंसोलेशन बहुत ज़्यादा होता है और डायरेक्ट रेज भी होती हैं सन की। तो इस रीजन में क्या होता है, देखो जैसे आपको इंसोलेशन ज़्यादा होगी, सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी तो टेम्परेचर हाई रहेगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी और उसके बाद हैवी रेन होगी। तो इस रीजन में इस तरह की कंडीशंस होती हैं। तो क्लाउड फॉर्मेशन होती है और मोस्ट आफ्टरनून्स थंडरस्टॉर्म एंड बारिश होती है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? अगर हम वेस्ट अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे नाइजीरिया है, और ओवरऑल अफ्रीका में बात करें तो जैसे लाइबेरिया भी है। साउथ अमेरिका में कुछ कंट्रीज जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू के पार्ट्स हैं। और ईस्ट में थोड़ा सा जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में स्पेसिफिकली, तो कुछ कंट्रीज एंड आइलैंड कंट्रीज लाइक थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, इस तरह की कंट्रीज इस इक्वेटोरियल रीजन का पार्ट बनती हैं। तो मोस्टली ये रीजन होता है हॉट एंड वेट, मोस्टली हॉट एंड वेट होता है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जो थोड़े से कूल होते हैं। उनका रीजन क्या होता है? वो हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं। हाई एल्टीट्यूड मतलब थोड़ी ऊंचाई पे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैमरून हाईलैंड्स हैं मलेशिया के, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे देखिए, ये थोड़े हाईलैंड्स माने जाते हैं। तो ये कंपेयर टू अदर रीजन्स थोड़े से कूल रहते हैं इक्वेटोरियल रीजन में। नाउ लेट्स मूव टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट रीजन, जो कौन कौन से हैं। ये मैप में आपको अच्छे से और समझ आएगा। देखिए, अगर जब हम साउथ अमेरिका की बात करें तो ये अमेजन बेसिन है, ये वाला जो मेन कॉन्स्टिट्यूट करता है इक्वेटोरियल रीजन में। अफ्रीका में जारे बेसिन का कुछ पार्ट है यहाँ पे देखिए। और साउथ ईस्ट एशिया में जो हमने कंट्रीज बताई थी उनमें देखिए मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और सारी ये कंट्रीज हैं जो हाईलाइटेड हैं, जो मेन रीजन हैं। तो ये 3 मेन पार्ट हैं इक्वेटोरियल रीजन के। ठीक है, आप इसको अच्छे से पॉज कर लें, एक बार देख लें, आपको थोड़ा सा याद रखने में, विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आपको याद रखने में आसानी होगी। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट में मेनली हम विल टॉक अबाउट द टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन। सो वी विल बिगिन विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल रीजन की, तो टेम्परेचर क्या होता है? जनरली इस रीजन में यूनिफॉर्म रहता है। यूनिफॉर्म मतलब हाई रहता है, अराउंड 26-27 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं दोनों आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार फ़ारेनहाइट में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, कई बार डिग्री सेल्सियस में भी पूछ ले जाते हैं। तो थ्रू आउट द ईयर लगभग सेम रहता है टेम्परेचर, और मीन मंथली टेम्परेचर है, जो एवरेज मंथली टेम्परेचर है वो अराउंड
उसकी रेंज वही होती है 24 टू 27 डिग्री, यानी कि हॉट रहता है लेकिन वेरिएशन है जो टेम्परेचर में वो बहुत कम होता है। करेक्ट। हाई लैंड्स पर थोड़ा सा कम रहेगा टेम्परेचर, लो लैंड्स पर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। देखिए लो लैंड्स पे क्या होगा, थोड़ी सी प्रेसिपिटेशन ज्यादा रहेगी और टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, यानी टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दोनों ही ज्यादा रहेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें हाई लैंड्स पे, इसी रीजन में हाई लैंड्स पे, तो वहां पे प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन उनकी जो रेंजेस हैं वो बहुत कम होंगी। अब हमने बात की थी कि यहाँ पे इस इक्वेटोरियल रीजन में हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस रहती हैं, यहाँ पे लगातार इंसोलेशन से बारिश होती रहती है और बहुत ह्यूमिड कंडीशंस रहती हैं, तो यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट सीजन नहीं है। अगर वी टॉक अबाउट इंडिया, ट्रॉपिकल कंट्री जैसे इंडिया, तो हमारे पास डिस्टिंक्ट सीजन्स हैं, या कि विंटर का सीजन है, समर है, विंटर, समर, ऑटम भी कुछ टाइम के लिए, स्प्रिंग्स हैं, लेकिन 3 सीजन तो बहुत डिस्टिंक्ट है, मानसून का, समर एंड विंटर। लेकिन इक्वेटोरियल क्लाइमेट के केस में, इक्वेटोरियल रीजन में इस तरह के डिस्टिंक्ट सीजन्स नहीं होते, यानी कि कोई भी ड्राई सीजन नहीं होगा, ना ही विंटर होगी, वही हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन यूनिफॉर्मली अक्रॉस द मंथ्स पूरी ईयर डिस्ट्रीब्यूट रहेंगी। इसलिए इसकी डायर्नल रेंज और एनुअल रेंजेस हैं टेम्परेचर की, वो बहुत कम होती हैं। एनुअल रेंज तो आपको समझ आ रही है क्या होती है, क्यों होती है, विल टॉक अबाउट दैट। डायर्नल रेंज क्या होता है, डायर्नल रेंज का मतलब होता है डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट, यानी डे एंड नाइट की जो टेम्परेचर है उनमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आपका नहीं आता है इन इक्वेटोरियल रीजन्स में। क्यों नहीं आता है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पहला है एनुअल रीजन में। एनुअल तो आपको समझ आता है क्योंकि इंसोलेशन बहुत ज्यादा है, क्लाउडी कंडीशंस हैं, रेनफॉल होती रहती है, तो एनुअल रेंजेस हैं जो टेम्परेचर की वो सिमिलर रहेंगी, बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट सीजन नहीं है जो हमने बात की, क्योंकि मीन मंथली जो टेम्परेचर है वो एक तरह से बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है ओवर द मंथ्स। नाउ डायर्नल रेंज की हम बात करें तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है लैंड एंड सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट। अब जब जैसे जो कोस्टल एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे क्या होता है, जो लैंड है और एक है वाटर बॉडीज हैं, पानी बहुत होता है, ओशन के पास होते हैं, अमेजन बेसन्स भी हैं, तो इसमें लैंड सी ब्रीज किस तरह काम करती है। लैंड को अगर आप याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख लो, लैंड इज लिबरल, यानी कि ये ठंडी भी जल्दी होती है और गर्म भी जल्दी होती है। ऑन द अदर हैंड जो पानी है, वाटर है, ओशियन है, वो धीरे धीरे ठंडे होंगे और धीरे धीरे ही गर्म होंगे, राइट। तो अब एक कंडीशन की बात करते हैं, पहले है डे कंडीशन। डे कंडीशन देखिए यहाँ पे, देखिए क्या होगा, डे कंडीशन में क्या होगा, जो लैंड है, लैंड आपकी हो जाएगी जल्दी से गर्म, हॉट, जबकि रिलेटिवली जो ओशियन की सरफेस है, वाटर बॉडी सरफेस है, वो रहेंगी तो कंपेरेटिवली कूल। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली कूल रहेगा, जो कूल होता है वहां पे हो जाता है हाई प्रेशर डेवलप, और जो हॉट एरिया हो जाता है वहां पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो जो विंड होंगी वो कूल से हॉट प्लेसेस में बहेंगी, ठीक है, फ्लो करेंगी। तो यहाँ पे कूल सी ब्रीजेस होती हैं, कूल, तो डे टाइम में कूल सी ब्रीजेस फ्रॉम कूल ओशन सरफेस टू द और वाटर बॉडी सरफेस टू द लैंड, ठीक है, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। और प्रेशर डिफरेंस किससे आता है कि लैंड जल्दी गर्म हो गई है और जबकि कंपैरेटिवली जो ओशन है वो धीरे धीरे, या वाटर सरफेस है वो धीरे धीरे गर्म हुआ है। तो यहाँ पे कूल सी ब्रीज है। अगर नाइट के केस में देखें तो कंडीशन रिवर्स हो जाती है, लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, कंपेरेटिवली धीरे धीरे ठंडा हो रहा होगा, सी तो वार्म होगा, तो यहाँ पे हमारा लो प्रेशर है, तो यहाँ पे लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेंगी, फ्लो करेंगी, ब्लो करेंगी ये विंड्स, तो यहाँ पे कूल लैंड ब्रीज होगा। अब इस तरह के सर्कुलेशन से, लैंड एंड सी ब्रीज के सर्कुलेशन से डे एंड नाइट का जो डिफरेंसेस है वो बैलेंस हो जाता है, तो बहुत ज्यादा डे एंड नाइट के टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होता। दैट्स वाई डायर्नल रेंजेस एंड एनुअल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर नॉट वेरिंग दैट मच, ठीक है। टेम्परेचर की हम बात कर ली, अब लेट्स टॉक अबाउट द प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश। जब हम प्रेसिपिटेशन की देखिए जब बात करते हैं तो प्रेसिपिटेशन में कई फॉर्म होती हैं। क्लाउड फॉर्मेशन हुई, उसके बाद बारिश हुई, ठीक है, इंसोलेशन की वजह से इवोपोरेशन हुआ पानी, क्लाउड फॉर्मेशन हुई और उसके बाद बारिश हुई। एक सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। प्रेसिपिटेशन कई तरह से हो सकती है। प्रेसिपिटेशन जैसे कि हेल स्टॉर्म, यानी पानी ऊपर जाके ठंडा होकर बर्फ भी बन सकता है, तो जिन्हें ओले कहते हैं, हेल स्टॉर्म। और उसके बाद सिंपल बारिश के फॉर्म में भी होता है जिसको हम कहते हैं रेन, पानी के फॉर्म में, या फिर सॉफ्ट आइस यानी स्नो फॉर्म में भी प्रेसिपिटेट हो सकता है, या फिर स्लीट जो कि मिक्स होता है, ठीक है, थोड़ी सी जमा हुई पानी होता है, यानी बर्फ होती है, आइस होती है, प्लस जो पानी का मिक्सचर होता है उसको कहते हैं स्लीट। तो इस तरह के फॉर्म में होती है प्रेसिपिटेशन, सबको मिला के कहते हैं प्रेसिपिटेशन। इन केस ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट जनरली इट इज रेनफॉल। तो हैवी रेनफॉल होती है, क्यों होती है हमने बात कर ली थी। तो मेनली 2 तरह की रेनफॉल होती है, कन्वेक्शनल एंड ओरोग्राफिक। ये देखिए जो हमने अभी मैकेनिज्म समझा के इंसोलेशन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद पानी गिरा, वो होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल।
ठीक है। ओरोग्राफिक का मतलब क्या होता है कि दैट इज डिपेंडेंट ऑन द माउंटेन और हिल्स, यानी कि हिल और माउंटेन्स एक बैरियर बन जाने की वजह से आपका रेनफॉल हुआ। जैसे मॉइस्चर लेडन हॉट एयर है, ब्लो कर रही है, अचानक से उसको ये बैरियर मिल गया, ये माउंटेन या हिल, माउंटेन हिल बैरियर मिल गया, तो इसी के सारे वो ऊपर बढ़ेगी, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है, एडियाबैटिक ग्लेप्सरेट होता है, एल्टीट्यूड जैसे ऊपर बढ़ता है तो हमारी ठंडक भी बढ़ती है, तो ऊपर बढ़ेंगी तो ठंडी होती जाएंगी, कंडेंस होती जाएंगी, तो एक जगह पे जाके क्लाउड फॉर्मेशन होगा, यहाँ बारिश होगी। तो इस तरह की बारिश को कहते हैं ओरोग्राफिक ओरिजिन की रेनफॉल। तो कुछ प्लेसेस हमने बात किए थे कि हाईलैंड्स भी होते हैं, जैसे कैमरून आइलैंड है मलेशिया की, और एक और हाईलैंड है ईस्ट अफ्रीका में, कैनियन हाईलैंड। तो इस तरह के कुछ प्लेसेस में ओरोग्राफिक रेनफॉल भी होती है इस रीजन में। और ओवरऑल जो देखा जाए जनरली जो होती है वो होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो हमने समझा था इक्वेटोरियल रीजन में। अब देखें कि क्या रेंजेस रहती हैं। अगर मंथली बेसिस पे मैं बात करूं, ऑन एन एवरेज मतलब 6 सेंटीमीटर से यानी 60 mm से आपकी मोस्टली ज़्यादा ही होती है हर मंथ में, किसी में ज़्यादा हो जाएगी, किसी में कम हो जाएगी, बट 60 mm या 50 mm से कम तो नहीं होती है, 60 mm से ज़्यादा होगी, कहीं 70 हो सकती है, हो सकता है किसी में 100 mm हो जाए, कहीं पे 80 हो जाए, ठीक है। अब इन सबको अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपको एनुअल एवरेज करीब मिल जाता है, एवरेज लेते हैं बाकी सारे प्लेसेस का। तो इक्वेटोरियल रीजन के सारे प्लेसेस का अगर हम एनुअल एवरेज लेते हैं तो अराउंड 150 सेंटीमीटर आता है आपका रेनफॉल एनुअल लेवल पे, ठीक है। मंथली एवरेज जनरली मोर देन 6 सेंटीमीटर इन ईच मंथ, ठीक है। तो एनुअल एवरेज हो गया। लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे हैं बहुत लो लैंड्स पे होते हैं, वहां पे क्या होता है कि रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल 250 से 300 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है, यानी इतनी रेनफॉल हो सकती है। इसमें ये सारी फैक्ट्स आपको थोड़े से याद रखना, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगी इनसे। अब देखिए प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात और है कि प्रेसिपिटेशन की 2 मैक्सिमम होती है, यानी कि सारे मंथ्स में प्रेसिपिटेशन अच्छा होता है, लेकिन स्पेसिफिकली 2 मंथ्स में मैक्सिमम रेनफॉल होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, लेट्स अंडरस्टैंड। हमें सब को पता है कि अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और रिवॉल्यूशन से क्या होता है, सीजनल चेंज आते हैं। रोटेशन से क्या होता है, रोटेशन से आपके आते हैं डे एंड नाइट फॉर्मेशन होती है। और जो टिल्ट है अर्थ का, जो आप टिल्ट देख रहे हैं यहाँ पे, इस टिल्ट की वजह से क्या होता है, सीजनल जो वेरिएशन आता है डे एंड नाइट में, वो वेरिएशन डे एंड नाइट की लेंथ में आता है टिल्ट से, सीजनल वेरिएशन, राइट। अगर हम बात करते हैं स्प्रिंग सीजन की और ऑटम सीजन की, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं इसमें, 21 मार्च वी कंसीडर टू डेट 21 मार्च और 23 दिसंबर, यहाँ पे क्या होता है, जो अर्थ का टिल्ट है, वो जो पोल्स हैं वो टिल्टेड नहीं होते सन की तरफ। इन कंडीशन को बोलते हैं इक्विनॉक्स। यानी 2 डेट्स ऐसे हैं, इन डेट्स में अप्रॉक्स डेट ऐसे हैं, इन डेट्स में अर्थ का जो पोल है टिल्ट नहीं होता सन की तरफ। जब टिल्ट नहीं है तो डे एंड नाइट में वेरिएशन नहीं आएगा। तो इन 2 दिन पे जो अर्थ एक्सपीरियंस करती है वो इक्वल डे और इक्वल नाइट एक्सपीरियंस करती है, और इक्वेटर पे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पड़ती है, यानी मैक्सिमम इंसोलेशन होता है 21 मार्च कुछ मतलब कमिंग वीक्स में, और सितंबर एंड में, ठीक है। स्पेसिफिक डेट्स आपकी ये है 21 मार्च एंड सितंबर 23। अब इंसोलेशन हैवी हो गया है, यहाँ पे डायरेक्ट रेज हैं और इक्वल डे एंड इक्वल नाइट है, तो इस कंडीशन को कहते हैं इक्विनॉक्स। अब यहाँ पे सितंबर एंड में और मार्च एंड में थोड़ी हॉट कंडीशंस हो गई, यहाँ पे हॉट कंडीशंस हो गई, तो क्या होगा। अब देखिए जो मार्च है मैक्सिमम टेम्परेचर वो आपका मार्च और सितंबर में है। मार्च और सितंबर में हॉट कंडीशंस है, ह्यूमिड तो ऑलरेडी है पर लेकिन मोस्टली हॉट कंडीशंस मार्च और सितंबर में ज़्यादा आ गई। इसके बाद इंसोलेशन ज़्यादा हुई, ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन हुए, तो उसके बाद ज़्यादा रेनफॉल की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो रेनफॉल जो मैक्सिमम अकर होती है मार्च एंड और अप्रैल में होती है। इसी तरह से अगर दूसरा मैक्सिमा देखें हम रेनफॉल का, वो होता है अक्टूबर में। तो इन 2 मंथ्स में और इनके आसपास मैक्सिमम रेनफॉल आती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने टेम्परेचर देख लिया, प्रेसिपिटेशन देख लिया, और इसकी मैक्सिमा देख ली कौन कौन से मंथ्स में होती हैं। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन हमने कवर कर लिया है और हमने टेम्परेचर। तो रेंजेस क्या है, अगेन हम रिवाइजिंग। मीन मंथली टेम्परेचर क्या होगा, 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे देखो। और इसके बाद ये रेनफॉल क्या हो सकती है, मैक्सिमम 150 सेंटीमीटर, और दिस इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द ईयर, ठीक है। एनुअल रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन है, और कई कई प्लेसेस पे 250-300 तक भी जा सकती है, ठीक है। सो वी आर क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय ए ग्राफ। यहाँ पे वर्ल्ड की हम बात करें तो यहाँ पे जो मैंने वेस्ट रीजन लिया है इक्वेटोरियल रीजन का, यानी कि कोलंबिया में एक प्लेस है बोगोतो, जो कि ये भी एक हाईलैंड है, यानी हाईलैंड है, 30 फीट एल्टीट्यूड है, ठंडा है। तो ठंडे में मैंने कहा था कि रेनफॉल लोलैंड के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ओरोग्राफिक ओरिजिन है और थोड़ा सा ठंडा रहेगा एल्टीट्यूड की वजह से। अब यहाँ पे आपको दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा टेम्परेचर इन्होंने फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है इस ग्राफ में। तो टेम्परेचर बहुत वेरी नहीं कर रहा है, टेम्परेचर की
मिनिमम 57 डिग्री जा रहा है, जो कि लगभग जुलाई और अगस्त में और सितंबर में है यहाँ पे, और मैक्सिमम है 59 जो कि मार्च में और अप्रैल में और मई में। ठीक है, तो वेरिएशन आप देख सकते हैं, वेरिएशन बहुत कम है। अगर मैं रेनफॉल की बात करूं तो यहाँ रेनफॉल का दिया हुआ है इंचेस में। अगर इन सारी को मैं ऐड कर देता हूँ, हर मंथ की रेनफॉल को मैं ऐड करता हूँ, तो वील अराइव एट द 64 इंचेस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिमेंबर करने वाली क्या, देखने वाली क्या बात है, अगर इस तरह के ग्राफ्स आपको दिए जाए, पूछे जाए कि किस तरह के क्लाइमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप सीधे पहले देखोगे कि टेम्परेचर में वेरिएशन कितना है। पहला, वेरिएशन बहुत कम है और इट इज अराउंड 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 20 के अराउंड है। और अगर मैं इंचेस की बात करूँ, रेनफॉल की देख रहा हूँ, तो हर मंथ में ज़्यादा है, 6 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ही है। और मैक्सिमम देख रहा हूँ तो अप्रैल जो अक्टूबर हमने पढ़ा था, इसके अराउंड में देखो मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ पे जा रही है। तो मोस्ट लाइकली इट इज़ ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट ग्राफ। दूसरी अगर लो लैंड की बात करता हूँ, जैसे कुआलालंपुर मलेशिया की बात करूँ, जहाँ पर जो मीन सी लेवल से जिसकी एल्टीट्यूड है 54 फीट, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर थोड़ा हाई रहेगा। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर की रेंजेस देखो यहाँ पे जो दे रखे हैं, इसमें रेंजेस अगर क्लियरली हम देखें तो मिनिमम यहाँ पे 78 है, मैक्सिमम 80। तो वेरिएशन बहुत कम है और इट इज़ अराउंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और अगर मैं ओवरऑल इसकी बात करूँ, रेनफॉल की बात करूँ, तो अगर एनुअल की बात करूँ तो 95 इंचेस। यहाँ देखो, यहाँ भी मैक्सिमम देखो कहाँ पे आ रहा है, अप्रैल में आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे अक्टूबर में आ रहा है। ठीक है, तो 95 इंचेस का मतलब क्या हो गया, 200 प्लस सेंटीमीटर्स एनुअल। तो ऑब्वियसली ये जो ग्राफ है दोनों हैं अलग अलग इक्वेटोरियल रीजन में, हाईलैंड और लोलैंड के हैं, लेकिन दे बोथ रिप्रेजेंट द इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी हॉट वेट क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। तो ग्राफ से भी हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है। फटाफट से नेचुरल वेजिटेशन देख लेते हैं। देखो हाई इंसोलेशन है, हाई मॉइस्चर कंटेंट है, बारिश होती रहती है। तो ड्यू टू दिस अबंडेंट रेनफॉल यहाँ पे लग्जूरियंट फॉरेस्ट होते हैं, लग्जूरियंट वेजिटेशन होते हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज मिलती हैं। जहाँ पे जो जैसे डिस्टिंक्ट सीजन मैंने बात की थी, यहाँ पे डिस्टिंक्ट सीजन ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो ग्रोइंग सीजन्स हैं वो पूरे साल रहता है, यानी सीडिंग, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, डिकिंग होती रहेगी। ऐसे इनके कोई फिक्स सीजन्स नहीं है, अलग अलग सीजन्स नहीं है, वो पूरे साल चलती रहती है। और इनके ट्रॉपिकल हार्ड एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट्स हैं, उनमें हार्डवुड ट्रीज कौन कौन से मिलते हैं, जैसे महोगनी, इबोनी, ग्रीन हर्ट, डाईवुड। और कोस्टल एरियाज में स्वैम्प्स एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट भी मिलते हैं। ठीक है, क्लियरली बहुत इजीली रिमेंबर हो जाएंगे। आपको बस याद रखनी है ऑल अराउंड ईयर ग्रोइंग सीजन रहता है, कोई डिस्टिंक्ट सीजन नहीं होता है। दूसरे इसके फीचर में देखें कैनोपी एंड सेलवास। इनको डिस्कस कर लेते हैं कि सेलवास क्या होते हैं, कैनोपी क्या होते हैं। सिंपल है, सेलवास कुछ नहीं है, डेंस फॉरेस्ट को होते हैं जिनकी क्लाउड कैनोपी कवर होता है। अमेजन की अगर हम बात करें, ये देखिए मैं, ये अपना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में देखूं तो जो अमेजन बेसिन, अमेजन रिवर का बेसिन है, उसके पास में यहाँ पे लो लैंड्स हैं, या अमेजन लो लैंड्स हैं, बेसिन के लो लैंड्स। वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही एक डेंस कैनोपी होती है, डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, और वो एक क्लाउड कैनोपी जैसा बना लेते हैं। तो इस डेंस फॉरेस्ट को लो लैंड में, अमेजन बेसिन के लो लैंड में होते हैं, उनको कहते हैं सेलवास। अब कैनोपी क्या होती है, कैनोपी को भी क्विकली समझ लेते हैं। हमने सेलवास को तो समझ लिया है कि क्या होता है, समझने में बस इतना है, डेंस रेन फॉरेस्ट होते हैं अमेजन के लोलैंड्स में, कैनोपी टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत डेंस होते हैं। कैनोपी को भी अब समझ लेते हैं, कैनोपी क्या होती है। देखिए एक पेक्यूलियर लेयर ऑफ अरेंजमेंट है। अगर इसकी लिटरल मीनिंग को देखें तो एक तरह से ये कवर होता है जो किसी के ऊपर लगा दिया गया हो, ऐसा लगता है। तो अगर हम पेक्यूलियर लेयर को देखें तो कुछ ट्रीज क्या होंगे कि बहुत लंबे ट्री होते हैं इन रीजन्स में, उनको इमरजेंट ट्रीज कहते हैं। उनकी हाइट होती है, ये 200 फीट तक भी जाते हैं, यानी 50 से 60 मीटर्स तक भी जाते हैं, इनको कहते हैं इमरजेंट। इसके बाद क्या होता है, कुछ जो मैच्योर ट्रीज होते हैं वो भी काफ़ी हाइट के होते हैं, इतने नहीं लेकिन काफ़ी हाइट के होते हैं, वो बनाते हैं बहुत ही डेंस कवर बनाते हैं। तो एक तरह से जैसे ऊपर से आप देखोगे तो बहुत ही पेक्यूलर लेयर में आपको पहले एक वो लगेगा जैसे अम्ब्रेला है कोई, वहाँ से सनलाइट बहुत मुश्किल से पास होती है। तो इसके नीचे जो भी श्रब्स होंगी या छोटे छोटे ट्रीज प्लांट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ उनको नहीं मिल पाती, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती उनको, क्योंकि यहाँ कैनोपी ने उनको कवर कर रखा होता है। यहाँ से बहुत लिमिटेड सनलाइट ही पास होकर नीचे तक आती है। तो ये पेक्यूलर अरेंजमेंट है, जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं ये ट्रीज, इनको कहते हैं कैनोपी कवर। और इसके अंदर क्या होता है, अंडर कैनोपी में भी कुछ प्लांट होते हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या होते हैं, श्रब्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इनको प्रॉपर इंसोलेशन, सन रेज, सनलाइट नहीं मिल पाती। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लियर हो गया। इसमें एक तरह के टाइप के ट्रीज होते हैं, उनको कहते हैं एपीफाइट्स। यहाँ देखिए एपीफाइट्स, ये किस तरह के प्लांट होते हैं, ये प्लांट होते हैं कि जो दूसरे प्लांट का सहारा लेके ग्रो करते हैं। जैसे कोई ट्री है यहाँ पे,
इसका सहारा लेके कोई वाइन है या बेल है जैसे, या कोई और दूसरा प्लांट है, वो इसका सहारा लेके अगर बढ़े तो ऐसे प्लांट्स को कहेंगे एपिफाइट। पर इन प्लांट्स की खासियत ये है कि ये अपने होस्ट ट्री को, इस वाले ट्री को कोई भी नुकसान, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। यानी कि जो अपना फूड प्रोड्यूस करेंगे वो एयर से, मॉइस्चर से, सनलाइट से जो एनवायरनमेंट में होगी उसके बेसिस पे ही अपना फूड प्रोड्यूस करेंगे बिना इस होस्ट ट्री को हार्म पहुंचाए। ठीक है, तो ये कहते हैं, उनको कहते हैं एपिफाइट्स। तो कैनोपी हमने बेसिकली देख लिया और साथ में हमने देख लिया था सेल्वास। क्विकली हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अदर एस्पेक्ट्स हैं। देखिए इसमें वैरायटी ऑफ ट्रीज बहुत होते हैं, वैरायटी बहुत होती है इन तरह के जंगल्स में, अमेजन रेन फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज के ट्री नहीं होते हैं, मल्टीपल स्पीसीज ट्री हैं, कभी किसी तरह का ट्री, कभी किसी स्पीसीज का ट्री कहीं पे, और बहुत ही डेंस होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे टिम्बर इंडस्ट्री होती है, टिम्बर इंडस्ट्री के लिए अगर सिंगल स्पीसीज ट्री होते हैं, सिंगल स्टैंड में ट्री होते हैं, उनको काटना, उनको स्टोर करना, उनको सॉर्ट करना बहुत इजी होता है और फेवरेबल होता है। लेकिन जब मल्टीपल स्पीसीज होती हैं तो वहाँ पे उनके लिए पॉसिबल नहीं रहता। तो मल्टीपल स्पीसीज होती हैं, एक दूसरे, उनकी वुड होती है बहुत ही हैवी होती है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में भी मुश्किल आती है। दूसरे प्रॉपर रिवर चैनल नहीं है, क्योंकि हैवी वुड को डालोगे तो आप डूब जाएगी, या फिर स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है क्योंकि डेंस फॉरेस्ट्स हैं। तो इन वजह से यहाँ पे टिम्बर इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई। हालांकि ये रीजन में सबसे ज्यादा प्लांट्स, ट्रीज होते हैं, इसके बावजूद इस रीजन में टिम्बर को इंपोर्ट करना पड़ता है। करेक्ट। नाउ कम्स टू द एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, कल्टीवेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो जहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं, दे मोस्टली प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का सिंपल सा मतलब यह है कि छोटे से एरिया में जो पेड़ या प्लांट्स वगैरह हैं उसको काट ले देते हैं वो लोग, उसके बाद इसको जला देते हैं, और जो लैंड क्लियर हो जाती है वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक 2 से 3 क्रॉप को इंटेंसिव कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप्स को, और जब तक 2-3 साइकिल या 2-3 साल तक उसको तब तक कल्टीवेट करते हैं जब तक फर्टिलिटी पूरी तरह लॉस्ट नहीं हो जाती। वंस फर्टिलिटी इज लॉस्ट ऑफ दिस प्लेस, तो वो उस प्लेस को अबंडन करके दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं और वहीं ये प्रोसेस शुरू कर देते हैं, यानी कल्टीवेशन को वो शिफ्ट करते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो यहाँ की ट्राइब मोस्टली हंटर गैदरर रहती हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करती हैं। फूड को जनरली वे स्टोर करके रखते नहीं है, क्योंकि फूड बहुत ही प्रचुर मात्रा में अबंडेंटली अवेलेबल रहता है। अब देखिए लाइव स्टॉक की बात करें, एनिमल रियरिंग के केस में क्या होता है कि एनिमल रियरिंग आप तभी कर सकते हो जब उनको न्यूट्रिएंट फूड मिले एनिमल्स को। यहाँ पे एक ग्रास उगती है, बहुत लंबी लंबी घास होती है वो, इफ आई रिमेंबर करेक्टली मलिंगा, प्लीज आप वो देखें, लालिंगा या कुछ ऐसे करके है। पर जो लॉन्ग ग्रास होती है, लंबी घास होती है, वो न्यूट्रिएंट नहीं होती, क्वार्स होती है, तो वो सपोर्ट नहीं कर पाती, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता एनिमल्स को। तो एनिमल रियरिंग ऑलमोस्ट एब्सेंट है, मतलब बहुत कम है। तो पुअर स्टेट ऑफ लाइफ स्टॉक। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हंटर गैदरर होते हैं, वो फूड को स्टोर करते नहीं है क्योंकि अबंडेंटली अवेलेबल है, और न्यूट्रिएंट ग्रास की एब्सेंस के चलते लाइफ स्टॉक्स की जो कंडीशन है एनिमल रियरिंग बहुत कम होता है, पुअर स्टेट है। हैबिटेशन की बात करूँ तो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, क्योंकि बहुत डेंस है, बहुत ज़्यादा लिविंग हैबिटेबल कंडीशंस नहीं है, बहुत सारे एनिमल्स हैं। साथ में क्या है कि ह्यूमिड, मेन प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमिड एंड हॉट है। तो यहाँ पे मॉस्क्यूटोज हैं, बहुत सारे टिक्स हैं, इस तरह की डिजीज होने की संभावना, इनकी वजह से डिजीज होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इससे हॉट बेड ऑफ ट्रॉपिकल डिजीज लाइक मलेरिया, येलो फीवर एंड अदर काइंड ऑफ फीवर्स। तो यहाँ पे डिजीज बर्डन बहुत है, हैबिटेशन बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है यहाँ के फॉरेस्ट। तो आपको ये 3 मैंने अदर एस्पेक्ट्स बता दिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक प्लांटेशन बूम है, उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द सॉइल की फर्टिलिटी क्या है। यहाँ इस रीजन की सॉइल कंडीशंस की मैं बात करूँ तो टॉप सॉइल की फर्टिलिटी है वो पुअर होती है। टॉप सॉइल को जानने से पहले थोड़ी सी प्रोफाइल ब्रीफ में जान लेते हैं, सॉइल की क्या प्रोफाइल होती है। पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक को वेदरिंग की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, तो ये वेदर्ड रॉक मटेरियल हो गया। इसके बाद और भी फाइनर मटेरियल होंगे, पानी भी जाएगा, ये होगा, तो ये सब क्या बन गया, यहाँ पे नेक्स्ट लेयर में क्या बन गया, मिक्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले बन गया। इसके बाद इसमें बहुत कुछ न्यूट्रिएंट्स मिले, प्लस डेड एनिमल्स हैं, प्लस ह्यूमस है, सारा कुछ मिला के, वेजिटेशन और ह्यूमस को मिला के एक टॉप लेयर बनती है सॉइल की, जो कि बहुत ही फर्टाइल होती है। तो इस लेयर की फर्टिलिटी इक्वेटोरियल रीजन में सबसे बहुत कम होती है। अब देखिए वेजिटेशन बहुत अच्छा है इस रीजन का, प्रॉपर सनलाइट है, ह्यूमिड कंडीशन है, रेनफॉल भी हो रहे हैं, ह्यूमस भी हो रहा है, लेकिन फर्टिलिटी फिर भी पुअर क्यों है? क्योंकि ये तो आइडियल कंडीशंस हैं एक अच्छी फर्टिलिटी होने की, फिर क्यों है? इसका मेन रीजन है रेनफॉल। जैसे ही रेनफॉल होती है, हैवी रेन होती है, जैसे हमने डिस्कस किया, तो हैवी रेन की वजह से जो टॉप सॉइल का न्यूट्रिएंट है वो वॉश अवे हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग, यानी कि एक्सेस वाटर जो आता है, पानी आता है रेनफॉल के थ्रू, जो टॉप लेयर के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको घोल लेता है, एंड दिस एक्सेस वाटर रिमूव्स द वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ द सॉइल बाय रन ऑफ या ड्रेन कर देता है उनको। तो वंस सॉइल इज इरोज्ड, टॉप सॉइल इज इरोज्ड, द टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर गॉन। इट टेक्स मैनी डिकेड्स और एटलीस्ट 10 to 15 years to replenish those nutrients।
तो एक बार रेन फॉरेस्ट अगर हमने क्लियर कर दिए तो वाप और उसके बाद बारिश हुई, उसके बाद वॉश अवे हो गए, न्यूट्रिएंट्स टॉप सॉइल चली गई आपकी, उसके बाद वापस से उसी लेवल तक पहुंचने में हमको डिकेड्स लगेंगे, यानी कि तुरंत हम उसके बाद इंटेंसिव एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो दिस इज द मेन रीजन, ठीक है, टॉप सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। अब देखिए यहाँ पे प्लांटेशन बूम की हमने बात की थी, प्लांटेशन बहुत होता है इस रीजन में, स्पेसिफिकली पाम और रबर की बात करें, जैसे पाम ऑयल, रेड पाम होते हैं, पाम और रबर के केस में जो टॉप कंट्रीज हैं वो हैं आपकी मलेशिया और इंडोनेशिया, जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। देखिए जो इंडोनेशिया है दैट इज हाईलाइटेड इन येलो, यहाँ देखो आप, और जो मलेशिया है दैट इज हाईलाइटेड इन रेड। तो इन दो कंट्रीज में प्लांटेशन किसका होता है, पाम एंड रबर का। इसके साथ साथ एक ब्राजील मेन कंट्री है जिसमें प्लांटेशन होता है कॉफी एंड शुगर केन का, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी हाईलाइटेड, ये रीजन है। तो प्लांटेशन की हमने मलेशिया इंडोनेशिया का देख लिया, उसमें कौन कौन से होते हैं, पाम एंड रबर, और ब्राजील में होता है कॉफी एंड शुगर केन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोकोआ प्लांटेशन। तो वेस्ट अफ्रीका में दो कंट्री हैं, घाना एंड नाइजीरिया, इनमें कोकोआ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, वर्ल्ड की लीडिंग कंट्रीज हैं कोकोआ प्रोडक्शन के मामले में। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्लांटेशंस, ठीक है। तो ओवरऑल हमने कर लिया। लेट्स कंप्लीशन के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे यूपीएससी में, वो भी हम देख लेते हैं, बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे आप, ये आप सॉल्व कर लोगे। पहला देखते हैं असर्शन एंड रीजन फॉर्मेट में कि एरिया नियर द इक्वेटर रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, राइट। हाई टेम्परेचर का रीजन क्या है, हाई टेम्परेचर एंड द हाई ह्यूमिडिटी कॉज कन्वेक्शनल रेन, हमने पूरा मैकेनिज्म समझ लिया था कन्वेक्शनल रेन का ब्रीफ में। तो जो कन्वेक्शनल रेन होती है वो मोस्ट आफ्टरनून्स नियर द इक्वेटर होती है, बिल्कुल होती है, मोस्ट ऑफ द आफ्टरनून, ये हमने बिल्कुल कैटेगोरिकली डिस्कस किया है। तो ये असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और ये रीजन वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके असर्शन का। सो योर आंसर वुड बी ए वुड बी करेक्ट। तो पहला बिल्कुल ठीक हो गया। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह का है। इसमें देखो, अनलाइक टेम्परेट फॉरेस्ट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इफ क्लियर्ड, अगर उनको क्लियर कर दिया जाए रेन फॉरेस्ट को, दे कैन यील्ड प्रोडक्टिव फार्मलैंड्स दैट कैन सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर फॉर सेवरल ईयर इवन विदाउट द केमिकल फर्टिलाइजर। इसमें कहा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को अगर हम क्लियर कर दें उसके तुरंत बाद भी बिना किसी फर्टिलाइजर के वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकता है कि नहीं, नहीं कर सकता। उसकी टॉप लेयर चली गई तो लीच हो जाती है, उसके बाद उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है और उसको डिकेड्स लग जाते हैं। तो अगर आपको इंटेंसिव एग्रीकल्चर वहाँ पे करना है तो आपको फर्टिलाइजर वगैरह चाहिए, क्योंकि आपको सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देना है। तो वन इज रॉन्ग, क्लियरली रॉन्ग। अब ये वाला स्टेटमेंट देखो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन फॉरेस्ट की बहुत हाई होती है, बिल्कुल ठीक है। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। आंसर तो आपको पता लग गया कि आंसर इज डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हमारे कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। ये प्रोड्यूसर क्या करते हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स क्या करते हैं, दे टेक सनलाइट, मॉइस्चर, इन सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस से अपना ये फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने कहा कि लग्जूरिएंट वेजिटेशन है और प्रॉपर कंडीशन है, ह्यूमिड है, रेनफॉल है और टेम्परेचर यानी इंसोलेशन भी है, तो फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं बहुत हैं और इंटेंसिव इनकी एक्टिविटीज़ हैं, तो इसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की कंडीशन में फेवरेबल है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इनकी हाई है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उनकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है। रीजन हमने समझ लिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ ग्राफ आई 2010 में अपीयर हुआ था कि एक कोई जियोग्राफिकल एरिया है जिसका एल्टीट्यूड है 400 मीटर, ठीक है, लगभग 1300 फीट। तो उसमें ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन कौन किस तरह का एरिया हो सकता है, ठीक है। हम इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। पहले देखूंगा मैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है। मैक्सिमम टेम्परेचर है 30, 31, 29, 28, 29, 29, ठीक है, इस तरह के टेम्परेचर है। यानी कि पहला तो सीजनल वेरिएशन बहुत कम है और 27 के अराउंड है, ठीक है, मैक्सिमम। तो चांसेस हैं कि आपका ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट हो। अब मिनिमम टेम्परेचर पे बात करें, थोड़ी सी हाइट है, देखो 1300 फीट है, तो थोड़ा सा कम हो सकता है, तो लेकिन मिनिमम टेम्परेचर में भी वेरिएशन बहुत कम है। तो पहला तो है टेम्परेचर में वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन बहुत कम है, ठीक है। दूसरा, फर्स्ट कंडीशन में। दूसरा देखो रेनफॉल, देखो रेनफॉल 50 mm, ठीक है, यानी कि 5-6 सेंटीमीटर। हमने कहा था कि इतने से तो ज़्यादा ही होगी, देखो सब में ज़्यादा ही है, और 200 mm से भी किसी मंथ्स में ऊपर पहुंची हुई है। इसका मतलब यहाँ कि हैवी रेनफॉल है। अगर सब आप इनको ऐड करते हैं, यानी 5 सेंटीमीटर है, 8.5 सेंटीमीटर है, तो एनुअल रेनफॉल बहुत आ जाएगी। तो इसका मतलब हैवी रेनफॉल के एरिया हैं, दैट इज इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अब इसमें एक कंडीशन और देख लो आप, अप्रैल मई मंथ्स में देखो सबसे हैवी रेनफॉल यहाँ हो रही है,
मैक्सिमा इक्विनॉक्स की वजह से। दूसरा अक्टूबर मंथ में देखो मैक्सिमम रेनफॉल है इक्विनॉक्स की वजह से मैक्सिमा, क्योंकि 23 सितंबर को इक्विनॉक्स था। उसके बाद सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल नेक्स्ट मंथ में होगी क्योंकि टेम्परेचर आई था प्रीवियस मंथ में, प्रीवियस वीक में। तो यहाँ पे 2 रेन मैक्सिमा भी मिल रहे हैं, तो वी आर सर्टेन दैट इट वुड बी द कंडीशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो आंसर वुड बी डी। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कर लिए आपके रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड, ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल हॉट वेट क्लाइमेट। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो बस डिसिप्लिन रहिए, हार्डवर्क करते रहिए और अपना पे भरोसा रखिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कैफे आईएएस के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें। धन्यवाद।